हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर की प्राध्यापिका समाजशास्त्र विभाग से आज आपके लिए अगला वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं अगले वीडियो में आपको समाज के बारे में और समाजीकरण के बारे में भी बता चुकी हूँ, आज मैं आपको जाति व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। भारत में जाति व्यवस्था, ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है। मतलब पुराने समय से हमारे भारतीय समाज में ये परंपरा चली आ रही है कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है। वर्षों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, मतलब काफी वर्षों से लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था ने हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी है। कौन कौन से पहलुओं ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी है, ठीक है। भारतीय समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयां प्रचलित रही हैं। भारतीय समाज में सदियों से, काफी समय से कुछ सामाजिक बुराइयां प्रचलित रही हैं और जाति व्यवस्था भी उन्हीं में से एक है। जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो राजनीतिक बुराइयां हैं, उनमें से ही जाति व्यवस्था एक प्रचलित बुराई भी मानी जाती है। जाति व्यवस्था की अवधारणा में इस अवधि के दौरान कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं। जाति व्यवस्था की जो अवधारणा है, इस अवधि के दौरान उसमें कुछ परिवर्तन भी आए हैं और इसकी मान्यताएं अब उतनी रूढ़वादी नहीं रही हैं। पहले की तरह अब उतनी रूढ़वादी नहीं रही हैं। हम लोगों में भी जाति पात का अब कोई भेदभाव उतना नहीं है जितना पहले था। जितनी पहले हुआ करती थी अब उतनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह अभी भी देश में लोगों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। भारत में जो जाति व्यवस्था है हमारे चारों पहलुओं पर असर डाल रही है। कौन कौन से? धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर इसका असर काफी जोर से दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सक्सेना है, एक हमारे समाजशास्त्री डॉक्टर सक्सेना है, जिन्होंने जाति की एक परिभाषा, जाति व्यवस्था की एक परिभाषा इस प्रकार से दी है कि जाति वो है जो हिंदू व्यवस्था का मुख्य आधार मानी जाती है। जाति वो है जो हिंदू व्यवस्था का मुख्य आधार मानी जाती है। और एक हमारे जे.एच. हट्टन है, उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा इस प्रकार से दी है कि भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। जे.एच. हट्टन ने क्या बताया है कि अगर जाति व्यवस्था का हमें अध्ययन करना है तो हमें बहुत सारी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। काफी थिंकरों की, राइटरों की, जैसे बहुत सारे योद्धाओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और एक परिभाषा जी.एस.एम. मजूमदार की भी है कि जाति व्यवस्था अनुपम है। सबसे अच्छी परिभाषा है जी.एम. मजूमदार की कि जाति व्यवस्था अनुपम है। एक हमारी मैडम है समाजशास्त्री डॉक्टर इरावती कर्वे, जिन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की, भारत में जाति व्यवस्था की एक परिभाषा को इस प्रकार दिया है कि भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझने के लिए जाति व्यवस्था की आवश्यकता हमें आवश्यक रूप से पड़ेगी, ठीक है। एक परिभाषा और मैं आपको बता देती हूँ, आप देखना, इसे याद करें और मेरा ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। डी.एन. मजूमदार की एक परिभाषा है। इससे पहले मैं आपको 3 परिभाषाएं बता चुकी हूँ, डॉक्टर सक्सेना की, जे.एच. हट्टन की और जी.एम. मजूमदार की, डॉक्टर इरावती कर्वे की। अब ये परिभाषा आपको एक बता रही हूँ मैं, डी.एन. मजूमदार की। इन्होंने जाति व्यवस्था को एक अनुपम रूप दिया है। जाति व्यवस्था अनुपम है। जैसा कि एक बार और भी मैंने जाति व्यवस्था की परिभाषा दी थी कि जाति व्यवस्था को अनुपम माना है किसने? जी.एम. मजूमदार ने, ठीक है। ये थी हमारी जाति व्यवस्था।
कि और फिर हम इससे पहले आपको मैंने जो समाज में बताया था कि इसे 4 वर्णों में बांटा गया है। इसके 4 वर्ण हैं। वो कौन कौन से 4 वर्ण हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो शासक हुआ करते थे। इसके बाद जो ब्राह्मण है वो कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के मस्तक से आए हैं। ठीक है, और जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से आए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा जी की जांघों से आए हैं। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क से आए हैं, उनके मस्तक से और उनके शीर्ष पर हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो उनकी भुजाओं से आए हैं, और जो वैश्य हैं वो उनकी जांघों से आए हैं। श्रमिक वर्ग जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जो श्रमिक वर्ग होते हैं चौथे वर्ण में, जिन्हें श्रमिक वर्ग हम कह सकते हैं, वो ब्रह्मा के पैरों से आए हैं। ऐसा वर्ण व्यवस्था के अनुसार माना जाता है। ठीक है, ये आपके 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलावा एक और वर्ग है जो मैंने उस दिन काफी डिटेल में आपको बताया था। इनके अलावा एक और वर्ग है जिसे बाद में जोड़ा गया। वो कौन सा वर्ग है? दलित वर्ग। दलित या छुआछूत जो हमने बताया था, दलित या अछूतों के रूप में जिसे जाना जाता है। अछूत कौन होते हैं? जैसे जो हमारे सड़कों की सफाई करते हैं, घर में साफ सफाई करने के लिए आते हैं, जो मतलब क्लीनर वर्ग का काम करते हैं, जो समाज की सहमति से करते हैं, वो कौन से हैं? एक जो अछूत वर्ग या दलित वर्ग में जो आ जाते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। और जो हमारी उपजातियां हैं वो कितनी है? जातियों के बारे में आपको बता दें कि 25,000 उपजातियों में विभाजित हैं। ठीक है, कितने? 25,000 उपजातियों में विभाजित हैं। लगभग 3,000 जातियां और 25,000 उपजातियों में विभाजित हैं। मनुस्मृति जो हिंदू कानूनों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था समाज में आदेश और नियमितता स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया। यह अवधारणा 300 साल पुरानी है, ऐसा कहा जाता है, और यह लोगों को उनके धर्म, कर्तव्य एवं कर्म यानी काम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। ठीक है, ये आपकी जाति व्यवस्था थी। देश में लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन सदियों से, हमारे देश में लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन सदियों से जाति व्यवस्था की वजह से काफी हद तक प्रभावित रहा है, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसका राजनीतिक दल भी अपने हितों को साधने में दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको जाति व्यवस्था मैंने आपको आज थोड़े उसमें समझा दी है। कल मैं आपके लिए फिर दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी। उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा जीएसएम कॉलेज का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, और आप अपना ध्यान रखें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, ओके।